हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में मेंस में पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। तो एक वीडियो हमारा इस चीज का आ चुका है, एक वीडियो अब आएगा, मतलब कि 2 पार्ट्स में ये इंटरनेशनल रिलेशंस को हमने कवर किया हुआ है पूरा होलिस्टिकली। ऑलराइट, तो हम अब आगे बात कर लेते हैं। पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी भी मैं बता रही हूँ। ट्रेंड इस तरह से है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रेगुलरली हर साल यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं। लगभग 50 to 55 मार्क्स यहाँ पे, 50 to 60 मार्क्स, 50 to 55 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं बाय इंटरनेशनल रिलेशंस। तो 200 में से लगभग 50 to 60 मार्क्स अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के कवर हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो लगभग 1/4 पेपर इज फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस इटसेल्फ। एंड बहुत ज्यादा होलिस्टिक टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक होता है। लेकिन एक चीज जो है वो है ये कि डायनामिसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, मतलब रेगुलर लेवल्स पे डेवलपमेंट होते हैं इन द रिलेशनशिप्स ऑफ द नेशंस ऑफ द कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे सिलेबस एक बार फिर से देख लो। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस को हम यहाँ पे देख चुके थे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने उनको देख लिया था। बायलैटरल रिलेशंस में हमने नेबरहुड वाले तो देख लिए थे, लेकिन जो नॉन नेबरहुड वाले हैं उनको हम आज देखने वाले हैं। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे इसको हमने नहीं देखा है, इसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, इनको भी हम देखेंगे। बाकी पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, किस तरह से ये डायस्पोरा काम करते हैं, ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लेते हैं हम। What is the significance of Indo-US defense deals over Indo-Russian defense deal? Discuss with the reference to stability in Indo-Pacific region. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, सबसे पहला काम यही है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सिग्निफिकेंस पूछा है ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स। तो इंडो यूएस डिफेंस डील की ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील। तो इंडो रशियन डिफेंस डील्स भी है और इंडो यूएस डिफेंस डील भी है। हम रशिया के साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं इन डिफेंस, एंड यूएस के साथ भी करते हैं। दोनों की डील्स में क्या अंतर है और किस तरह से यूएस की डील ज्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, पहली चीज ये बतानी है। दूसरी चीज, डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन इज अनदर कीवर्ड हियर, जहां पे इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि इंडो पैसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में इंडो यूएस डील किस तरह से बेटर है देन इंडो रशिया, या किस तरह से सिग्निफिकेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडो रशियन डील। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझो कि इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे। हमेशा याद रखना कि जो कीवर्ड है या तो आप वो बताओ, या तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि ये क्यों आया न्यूज में ये बताओ। तो ये इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि इंडो यूएस डील्स के बारे में बताओ, इंडो रशियन डील्स के बारे में बताओ। ये बताओ कि रशिया और इंडिया दोनों ही ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। रशिया हैज बीन द टॉप सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू इंडिया। अभी तक ट्रेडिशनल पार्टनर्स हम रहे हैं, हिस्ट्री रही है हमारी। अभी भी हमने रिसेंटली S-400 यहाँ पे लिया है रशिया से। ठीक है, लेकिन इंडिया अब यूएस के साथ भी अपने डिफेंस डील्स को प्रॉपर कर रहा है, इन्हें भी प्रायोरिटी दे रहा है। और यहाँ पे यूएस की 4 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका नाम है लेमोआ, बेका, जीएसएमओए और कॉमकासा। ये 4 आपको कभी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो हम इसके लिए अलग से लेक्चर ले लेंगे, लेकिन ये 4 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, 4 स्ट्रेटेजिक डील्स होती हैं जो यूएस अपनी जो भी पार्टनर कंट्री है उनके साथ करता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो ये जो 4 एग्रीमेंट्स हैं ये इंडिया और यूएस के साइन हुए हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें बताई जाती है, जैसे देखो इसमें क्या कहा जाता है, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, जो लॉजिस्टिक आपके पास बेसिस रहते हैं, मिलिट्री बेसिस होते हैं, उनको यूज कर सकते हो आप एक दूसरे की कंट्रीज में। तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरा काम चलता है। तो यहाँ पे इंडो यूएस डील्स का और इंडो रशियन डील्स का आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि अभी रिसेंटली हमने S-400 खरीदा है रशिया से, और भी हमने यहाँ पे एक KA-226 हेलीकॉप्टर भी खरीदने की बात चल रही है। तो ये इस तरह से हमने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ से खरीदे हैं। ब्रह्मोस हमने इनके साथ मिलकर बनाई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में हमारे लिए इंडो यूएस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडो यूएस के साथ हमने अभी अभी स्ट्रेटेजिक डील साइन करी है, जो कि बहुत कम कंट्रीज के साथ यूएस यहाँ पे साइन करता है।
आगे बात करेंगे हम इसकी बॉडी की। तो देखो आपने पहले क्या किया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। पहले क्या होता है, समा बांधना होता है, मेनली आपको प्लॉट रेडी करना है, वो आप काम करते हो इंट्रोडक्शन में, आपने वो कर दिया। अब आप आओगे बॉडी पे। बॉडी में आपको बताना है अब सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले आप बताओगे यहाँ पे क्या सेकंड की टर्म क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसके बाद आप बताओगे कि इंडो यूएस डील की सिग्निफिकेंस इंडो रशिया डील से ज्यादा कैसे है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सिग्निफिकेंस पहले इंडो पैसिफिक की बताओगे कि इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस रूट यहाँ से निकलता है, बहुत बढ़िया वाला जो ट्रेड रूट है वो यहाँ से निकलता है। दूसरा, यहाँ पे चाइना अपनी हेजिमनी स्टेब्लिश करने की कोशिशों में लगा हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, मिलिट्री बेसिस के थ्रू, वन बेल्ट वन रोड के थ्रू। यहाँ पे चाइना लगा हुआ है कि वो अपनी यहाँ पे एक्सपांशन कर ले, क्योंकि उसकी पॉलिसी हमको पता है, एग्रेसिवली एक्सपांड करना चाहता है वो अपनी टेरिटरी को, ठीक है। तो ये एक कारण ये भी है कि इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तीसरा चीज यहाँ पे ये कि ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ एशिया की कंट्रीज, ना सिर्फ वो कंट्रीज जो पैसिफिक रीजन में एस्टेब्लिश्ड है, बल्कि वो कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया, इनके भी यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वेस्टेड हैं इन इंडो पैसिफिक, क्योंकि आगे जाके इंडो पैसिफिक हैज विल बी गोइंग टू बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट ऑफ द ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इसको लेकर। एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि यहाँ पे पायरेसी और ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पे टेररिज्म भी होता है, इलेजिटिमेट यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पस के कारण। जैसे देखो आपको पता होगा 26/11 वाला जो अटैक हुआ था, उसमें कहाँ से आए थे टेररिस्ट जो थे, वो बाहर से आए थे, यूजिंग जिस अरेबियन सी वो आए थे। एंड अरेबियन सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, है ना। तो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, अरेबियन सी वाला रीजन है, यहाँ पे पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होता है एक दूसरे के वाटर्स में। तो ये इशू है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस तरह से बतानी है इन पॉइंट्स और इन पैरा एज यू वांट, ठीक है। विजिबिलिटी होनी चाहिए, पिछली बार भी मैंने बताया था। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है इंडो यूएस डील की ओवर इंडो रशिया डील। तो सबसे पहले देखो चाइना फैक्टर है यहाँ पे सबसे पहला। तो चाइना यहाँ पे मैंने जैसे बताया हेजिमनी स्टैब्लिश करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में, अपने वन बेल्ट वन रोड के थ्रू, मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू, और अपने जो इनका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उनके थ्रू, मिलिट्री बेसिस को एक्सपांड करके, इन सभी के थ्रू साउथ चाइना सी में ये इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो है, चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अब चाइना का देखो, चाइना को काउंटर कौन करना चाहता है, यूएस काउंटर करना चाहता है। रशिया जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स चाइना। तो हम रशिया के साथ जो डील्स कर रहे हैं वो हम देखो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हमारा पार्टनर चाइना को काउंटर करने में, हमारा पार्टनर यहाँ पे कौन खड़ा होगा, हमारे साथ खड़ा होगा यूएस। हालांकि रशिया भी कहता है कि ये हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन ज्यादा जो एक्शन है उनके बेसिस पे समझ में आता है कि यूएस इज बिगर एलाई ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस के जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है देन रशिया, इसीलिए यहाँ पे यूएस और इंडिया की जो डील है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना यूएस भी चाहता है और चाइना को काउंटर करना इंडिया भी चाहता है। दोनों के अपने अपने कंसर्न है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड चीज है सिक्योरिटी फैक्टर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिक्योरिटी फैक्टर के हिसाब से इंडो पैसिफिक इज बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। ऑल्सो पायरेसी वगैरह बहुत बढ़ रही है, इसलिए भी यहाँ पे इंडो यूएस जो है वो डायरेक्टली इंडो पैसिफिक में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है कि देखो यहाँ पे एक तो जो यूएस है, यूएस ने एक काटसा एक्ट लगाया, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। अभी काटसा एक्ट अगर हमारे ऊपर, काटसा के अंतर्गत क्या होता है, यूएस सैंक्शंस लगाता है उन कंट्रीज के ऊपर जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रशिया के साथ ज्यादा जाते हैं और यूएस के साथ कम जाते हैं, और अगर हमारे ऊपर काटसा के अंतर्गत इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, तो हमारा ट्रेड भी इफेक्ट होगा और इकोनॉमिकली भी हम पूरी तरह से इफेक्ट होंगे। ये भी चीज है एक, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यूएस के साथ ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे यूएस की प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक में, रशिया की उतनी प्रेजेंस है नहीं, ठीक है। और हमारे लिए जो रीजन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है इंडो पैसिफिक। इसके अलावा ब्लू वाटर डिप्लोमेसी, देखो यूएस क्योंकि इंडो पैसिफिक में ज्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू वाटर डिप्लोमेसी के अंतर्गत यूएस जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके दे रहा है इंडिया को कई सारे मायनों में, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साउथ चाइना सी का इशू है। देखो अब आपको पता है यूएस जो है वो सीधी तरह से खड़ा रहता है अगेंस्ट चाइना, जैसे ताइवान के साथ खड़ा रहता है यूएस, हांगकांग के साथ खड़ा रहता है, फिलीपींस, वियतनाम के साथ खड़ा रहता है जब
यूएस का जब चाइना का और इन कंट्रीज का, जो एशियन कंट्रीज है, 6 कंट्रीज हैं, इनके साथ इनका जो डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग साउथ चाइना सी, तो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होता है यूएस। तो ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो इसीलिए साउथ चाइना सी हमारा लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नेबरहुड है, ठीक है। हमारा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी यहाँ पे हमारे सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ यूएस सपोर्ट टू अस इन फील्ड ऑफ साउथ चाइना सी, ठीक है। इसके अलावा एशियन के साथ हमको अगर रिलेशनशिप को सुधारना है तो यूएस कैन हेल्प अस, ठीक है। यूएस के अच्छे रिलेशनशिप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, एंड यूएस कैन हेल्प अस इन डीलिंग विद एशियन कंट्रीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रशिया की भी रशिया भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा टॉप सप्लायर है डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया को, ये रशिया, ठीक है। और लगभग 70% से ज्यादा जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, प्रोक्योर करते हैं, दे आर फ्रॉम रशिया ओनली, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज ये भी है कि एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है, दूसरी चीज ये कि ये हमें कतराता नहीं है बड़ी टेक्नोलॉजीज देने से, नई टेक्नोलॉजीज देने से। जैसे कि हमको इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी दी है, ठीक है, और बहुत सारी कई सारी टेक्नोलॉजीज दी है, ये एक अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक नई पॉलिसी आई है 2019 में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, वो एक पॉलिसी लेके आए जिसको कहते हैं एक्टिंग फार ईस्ट या एक्ट फार ईस्ट। देखो एक्ट ईस्ट तो हमारे पास है पॉलिसी, एक्ट फार ईस्ट में हम रशिया को भी कवर कर रहे हैं, तो इसलिए रशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि काटसा का इशू बताया मैंने, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो दोनों की तरफ हमको जाने नहीं दे रहे, हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप चूज करो एक को। तो जैसे काटसा एक इशू है। इसके अलावा यूएस और रशिया में जो कन्फ्रंटेशन चलता रहता है, टसल चलता रहता है, वो दिन ब दिन शार्प होता जा रहा है। इसीलिए हमारी देखो एक तरह से क्या होता है ना, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे कर्ब होती है, सॉवरेनिटी हमारी कर्ब होती है, क्योंकि रशिया चाहता है कि हम यूएस के साथ ट्रेड ना करें, यूएस चाहता है हम रशिया के साथ ट्रेड ना करें, तो हमारी मर्जी ना हमको किसके साथ ट्रेड करना है। तो इन इश्यूज के कारण हमारी सॉवरेनिटी भी जाती है, तो ये कुछ कंसर्निंग इश्यूज है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे हमको इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। वी शुड नाउ मूव टूवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट इंस्टीड ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। तो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी हमारे साथ रहेगी, सॉवरेनिटी भी हमारे साथ रहेगी। तो ये था पूरा ये वाला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो क्वेश्चन है, India's diaspora has a decisive role to play in politics and economy of America and Europe. America and European countries, comment with the examples. 2020 का क्वेश्चन है, इंडियन डायस्पोरा का क्वेश्चन है। कल भी हमने एक इंडियन डायस्पोरा का क्वेश्चन देखा था, दैट वाज रिगार्डिंग साउथ ईस्ट एशिया। अभी जो है वो है अमेरिका और यूरोप को लेकर। इसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल है इन कंट्रीज में, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या है सबसे बड़ा? इंडियन डायस्पोरा। इसी को, यही तो आपका सब्जेक्ट है, तो इंडियन डायस्पोरा की आप इंपॉर्टेंस बताओ कि क्या है। तो इंडियन डायस्पोरा कितना सिग्निफिकेंट है ये आप पहले बताओगे, सिग्निफिकेंस बताओगे। इसमें बताओगे कि इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट रहा है, ठीक है, लास्ट कुछ सालों में। जैसे 2018 में लगभग $79 बिलियन इसने रेमिटेंस के तौर पे रिसीव किए, ठीक है। और हमारी, मैंने जैसे कल भी बताया था, लगभग 25 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है इंडियन डायस्पोरा की। लगभग सेकंड लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है वो इंडिया का है, ठीक है। और इससे क्या है, ये एजेंट ऑफ सॉफ्ट पावर है, हमारे एजेंट्स हैं, इंडिया के एजेंट्स हैं ऑफ सॉफ्ट पावर। कैसे? ये जैसे वहां जाते हैं, यूएस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वहां पे ये इंडियन ट्रेडिशंस को, इंडियन कल्चर को, इंडियन बॉलीवुड को, इंडियन योगा को, इन सभी चीजों को वहां पे प्रमोट करते हैं, एंड दैट एक्ट्स एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि वहां पे लोगों का परसेप्शन इंडिया को लेकर चेंज होता है, एंड इट टर्न्स आउट टू बी मोर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो दिस इज सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ओके। इसके बाद यहाँ पे आप इवोल्यूशन के फेजेस बता सकते हो। इंट्रोडक्शन में है कि जब शुरुआत में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में इंडियंस जाते थे तो दे यूज्ड टू गो एज लेबरर्स, ओके, जिनको कॉलोनियल रूल में यहाँ पे लेबरर्स के तौर पर यहाँ पे ले जाया जाता था एज अ स्लेव लेबरर। सेकंड फेज वो हुआ जब आफ्टर इंडिपेंडेंस यूएस की तरफ इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स बढ़ने लगे और यूरोप की तरफ आईटी प्रोफेशनल्स बढ़ने लगे। तीसरा फेज आज की डेट में है जहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कुल मिला के आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है, हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है किस तरह से यूरोप और यूएस के नेशंस में पहुंचा है इन द फेजेस, ओके।
अब बात करें हम बॉडी की, तो देखो यहाँ पे याद रखना है अमेरिका और यूरोप, ये दो मेजर जगहों की बात की है, रीजन्स की बात की हुई है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात की हुई है। तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है कि यूरोप और अमेरिका की पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा, एंड अमेरिका एंड यूरोप की इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो पहले मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल के लिखना, वहां पे रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। तो ऐसे आपने एक हेडिंग ये डाली, फिर दूसरी आप पॉलिटिक्स की डालोगे। अब इकोनॉमी में आप बताओगे कि किस तरह से इंडियन डायस्पोरा काम कर रहा है। जैसे कि इंडियन डायस्पोरा के कारण यहाँ पे जो सिलिकॉन सिटी स्टैब्लिश हुई है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का। लगभग 1/3 जो यहाँ पे लोग काम करते हैं दे आर इंडियंस और फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो भी बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं उसकी जो सीनियर मोस्ट पोजीशन है वो भी इंडियंस ने अक्वायर की हुई है। जैसे आपको पता होगा सत्या नडेला एटसेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, डेलॉइट हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, इन सभी के जो लीडर्स हैं, जो टॉप पोजीशन होल्ड करने वाले लोग हैं वो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं। फिर यूरोप की बात करें तो इटली में यहाँ पे डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का बहुत ज्यादा योगदान है। EU के, यूरोपियन यूनियन के हेल्थ सेक्टर में यहाँ पे बहुत ज्यादा योगदान है। अभी देखो क्योंकि कोविड आया तो कोविड के टाइम पे हेल्थ सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे था, और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा स्किल्ड स्टाफ की जरूरत थी, और यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने अपना पूरा रोल निभाया है इन EU या फिर यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा इकोनॉमी में एक चीज ये भी समझो कि एक माइनॉरिटी तो ग्रुप है, लेकिन ये एक रिच माइनॉरिटी ग्रुप है। कैसे? जैसे आप अमेरिका की बात करोगे, US की बात करोगे, तो यूएस में सिर्फ 1% पॉपुलेशन जो है यूएस की वो इंडियन ओरिजिन की या फिर इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करती है। लेकिन ये जो 1% है दे आर क्वाइट रिच, ठीक है, ये काफी रिच है, और दिस कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी ऑफ यूएस ऑल्सो। ओके, इसके अलावा बिकॉज ऑफ सो मच एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिकॉज ऑफ सो मच रिचनेस देयर ऑफ दिस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडियन डायस्पोरा, देयर इज अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन इट्स गुड्स, इन इट्स इंडस्ट्रीज, इन इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक नया तरह का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है आज की डेट में, जहाँ फैमिली माइग्रेशन हो रहा है, H1B वीजा हो रहा है, H4 वीजा हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट वीजा हो रहा है, जो पढ़ाई करने के लिए लोग जाते हैं यूएस में। तो ये सारी चीजें हो रही है, एक नया तरह का माइग्रेशन है, नॉट जस्ट फॉर वर्क, पीपल गो देयर फॉर एजुकेशन ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहला देखो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग कर रहे हैं आजकल। आपको पता होगा कि जो कमला हैरिस जी हैं, ठीक है, कमला हैरिस जी जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, यूएसए की, एंड शी इज फ्रॉम एन इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो, इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करती हैं यूएस में, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सर्व होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या इंडिया से बिलोंग करता है, इंडियन डायस्पोरा का पार्ट है, ही और शी मस्ट बी हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये इतने बड़े पोजिशन पे हैं तो ये पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले इंडिया के फेवर में थोड़ा बहुत सोच सकती हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज लॉबिंग की है। जो इंडियन डायस्पोरा है अगर वो अच्छी जगहों पे, जैसे कि अच्छी इंडस्ट्रीज में है, अच्छे पैसे ओन कर रहा है, बिजनेस क्लास में अच्छा है, तो यहाँ पे एक लॉबी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया और यूएस की जो न्यूक्लियर डील थी वो लगभग इम्पॉसिबल थी, लेकिन ये हुई बिकॉज ऑफ इंडियन कम्युनिटीज लॉबिंग इन यूएस। तो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की एक लॉबी बनी हुई है यूएस में, जो कि ऐसे फैसले दिलवाती है, ऐसी पॉलिसीज के लिए काम करती है जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हो, क्योंकि अल्टीमेटली दे आल्सो बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, तो ये एक लॉबिंग का इशू है। उसके बाद यहाँ पे लॉबिंग के कारण देखो ये सिर्फ इंडिया को फायदा नहीं हुआ, ये फायदा किसको हुआ, ये फायदा यहाँ पे यूएस को भी तो हुआ है, क्योंकि यूएस के ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि आप कैसे इंडिया के साथ यहाँ पे न्यूक्लियर डील साइन करो, लेकिन इंडिया के, यूएस के भी फेवर में था, इंडिया के भी फेवर में था, इसीलिए। उसके अलावा वोट बैंक पॉलिटिक्स, देखो दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स जो है यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स का फायदा उठाते हैं। कैसे? देखो जब यहाँ पे ट्रम्प थे, ठीक है, ट्रम्प जब थे यहाँ पे, तो ट्रम्प ने नमस्ते मोदी एक यहाँ पे यूएस में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, सॉरी, नमस्ते ट्रम्प एक यहाँ पे इंडिया में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर ट्रम्प, जब ट्रम्प इंडिया आए थे। तो ट्रम्प ने उसको एड्रेस किया, उस जो फंक्शन था उसको एड्रेस किया, और बेसिकली ट्रम्प यहाँ से चाहते थे कि लगभग 4 बिलियन लोग जो है यूएस में इंडियन ओरिजिन के हैं, तो जितने भी लोग यूएस में इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन अमेरिकन जो हैं, वो ट्रम्प को वोट दें, क्योंकि ट्रम्प जाके इंडिया में इंडियन से मिलके आए हैं। समझ रहे हो? तो ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। एंड देखो सेम गोज विथ इंडिया ऑल्सो।
जब यहाँ पे मोदी जी जब यूएस गए थे तो वो वहां पे यूएस में इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिले, इंडियन डायस्पोरा से मिले, एंड दैट क्रिएटेड अ गुडविल फॉर हिम इन इंडिया ऑल्सो। तो इसका भी फायदा उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में, मतलब इसका भी फायदा उनको इलेक्शन में मिला, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, तो ये भी एक चीज है। देन इसके बाद यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भी चेंज होते हैं। अगर इंडिया में मान लो इंडिया में ज्यूज बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होगा टुवर्ड्स इसराइल वो अलग होगा। वैसे ही अमेरिका में अगर इंडियन ज्यादा है तो वहां पे जो यूएस की जो पॉलिसी टेकिंग होगी, पॉलिसी मेकिंग होगी, वो वहां पे उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिया के कुछ ना कुछ फेवर में तो होगी। देन यहाँ पे इंडियन आइडेंटिटी यहाँ पे स्टैब्लिश करने के कारण क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं, सॉफ्ट पावर डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दिस इंडियन आइडेंटिटी दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आप इकोनॉमी को भी यहाँ पे टैकल करोगे और पॉलिटिक्स को भी। आपने दोनों हेड्स के अंतर्गत सब लिखा है। ठीक है, अब कंक्लूजन के तौर पे आप ये बता सकते हो कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट मोर और वी नीड टू वर्क मोर अपॉन डायस्पोरा डिप्लोमेसी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है। देखो, जब हमारे फॉरेन पॉलिसी की पूरी पॉलिसी किसी देश की हमारे लिए चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस डायस्पोरा, तो वी शुड वर्क ओवर दिस डायस्पोरा डिप्लोमेसी। और आप यहाँ पे एक एलएम संघवी कमेटी का भी यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो कि एलएम संघवी जो इंडियन डायस्पोरा के ऊपर बनाई गई थी कमेटी, इंडियन डायस्पोरा के लिए काम करने के लिए बताई गई थी, उसमें ये बताया गया कि ये रिकमेंडेशंस दी थी एलएम संघवी कमेटी ने कि यहाँ पे एक तो इंडियन डायस्पोरा के लिए अलग से वेलफेयर फंड बनना चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ पे अलग से हमको कुछ वेलफेयर मेजर्स लेने चाहिए फॉर द डायस्पोरा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इंट्रोडक्शन में चीजों को सिग्निफिकेंस बताओगे, कॉन्टेक्स्ट बताओगे, बॉडी में जो भी सेक्शंस जो भी एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन के उनको आपको यहाँ पे एड्रेस करना है, और कंक्लूजन में यू हैव टू गिव सम वे फॉरवर्ड और एनी ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन यू कैन गिव हियर। ओके, तो ये आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड वर्ल्ड एज अ होल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडिया और जापान को अपनी जो रिलेशनशिप है, अपनी जो पार्टनरशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये बोला गया है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप बनानी चाहिए जिसमें ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों हो। ठीक है, और ये दैट विल हैव अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस फॉर एशिया, तो यहाँ पे एशिया के पर्सपेक्टिव में आपको बताना है और उसके साथ वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी बताना है। इसको आपको कमेंट करना है, मतलब आपको अपना ओपिनियन भी देना है। इसमें 2019 का क्वेश्चन है, तो आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। इसमें आप रीसेंट ट्रेंड्स बता सकते हो कि रिसेंटली इंडो जापान रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हो कि लगभग शुरू जब हुए थे 1980s में अच्छे रिलेशन हमारे बीच में स्टार्ट हुए थे, जब सुजुकी जो है वो यहाँ इंडिया में आई थी, ऑटोमोबाइल कंपनी है सुजुकी, जब वो इंडिया में आई उसके बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा जो लेन देन है, जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, और एक वन ऑफ द मेजर सेक्टर, जो वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ इंडो जापान रिलेशनशिप इट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज 2014 में 14 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारी और जापान के बीच में हमने साइन की। ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को अपनी बढ़ा सके बाय आर बायलैटरल रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज आप बॉडी में क्या बताओगे। देखो, आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा रीसेंट रिलेशनशिप्स के बारे में बता दिया, अब आप बॉडी में बताओगे कि क्या जरूरत है एक दूसरे को सपोर्ट करने की हमको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिया और जापान को एक दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जरूरत है ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए विद रिस्पेक्ट टू एशिया एंड वर्ल्ड, ये क्वेश्चन है, इसी को आपको बढ़ाना है। तो पहला चीज तो क्यों करें भाई स्टैब्लिश रिलेशनशिप, अच्छी क्यों स्टैब्लिश करें, तो क्या जरूरत क्या है, एक आप ये बताओगे। दूसरा ये बताओगे कि अगर हम स्टैब्लिश करते हैं अच्छी रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो उससे फायदा क्या होगा, एशिया को क्या फायदा होगा और ओवरऑल वर्ल्ड को क्या फायदा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट्स में आपने क्वेश्चन को बांटा, दो एलिमेंट्स हैं, दो सब पार्ट्स हैं, इसमें आपने क्वेश्चन को बांटा। अब आप पहले पार्ट में बताओगे कि यहाँ पे दोनों नेशन इसीलिए यहाँ पे कोलैबोरेट करना चाहिए, रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी वाला इशू है, दोनों नेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों के कुछ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट हैं, कुछ डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये सारी चीज। फिर दूसरे दोनों इकोनॉमिक बेसिस पे यहाँ पे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं,
अपॉर्चुनिटीज कैसे बहुत हैं, देखो जापान के पास जो है वो इंडिया के पास नहीं है, जो इंडिया के पास है वो जापान के पास नहीं है, तो दोनों के पास डाइवर्स थिंग है, जो दोनों की चीजें जैसे होता है ना कि मेरे पास 10 चीजें हैं, आपके पास 10 चीजें, दोनों के पास 10 अलग अलग चीजें हैं, तो हमारे पास 20 चीजों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई, दोनों के पास क्योंकि 10 अलग अलग चीजें, तो टोटल हमारे पास 20 चीजें होंगी। लेकिन अगर दोनों के पास 10 सेम चीजें होती तो हमारे पास सिर्फ 10 चीजें ही रहती। वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, दोनों के पास अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेंथ्स हैं और उसके बेसिस पे हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे देखो जो जापान है उसके पास सॉलिड हेवी मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लेकिन इंडिया के पास यहाँ पे सर्विस लेड ग्रोथ है, तो वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है और हमारी सर्विस लेड ग्रोथ साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, इंडिया सॉफ्टवेयर में लीडर है, जापान हार्डवेयर में लीडर है, तो ये दोनों साथ में आ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा। इंडिया के पास मैन पावर है, ठीक है, यूथ मैन पावर है या फिर यंग मैन पावर है, यूथफुल पॉपुलेशन है, जबकि जापान बहुत जल्दी तेजी से एजेड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं। फिर देखो जापान के पास अच्छा इनपुट है, अच्छा सप्लाई है, इंडिया के पास अच्छा मार्केट बेस है, ठीक है, जापान के पास अच्छा कैपिटल है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स, ठीक है, इंडिया के पास यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल है, तो इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल के साथ मार्केट भी है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री बनाती हैं एक दूसरे का, ठीक है, इसीलिए ये दोनों का जो कोलैबोरेशन है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होना इसीलिए जरूरी है। दूसरी चीज, अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो क्या होगा, तो पहली चीज तो किस तरह से ये स्ट्रांग हो सकता है, किस तरह से देखा जा रहा है कि ये स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो एक तो हमने क्वाड बनाया है, क्वाड में जो रोल प्ले कर रही है इंडिया और जापान साथ में विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द होल इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर, तो यहाँ पे एशिया के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो कॉमन चैलेंजेस है जैसे कि टेररिज्म, प्रोलिफरेशन, इनको हम यहाँ पे टैकल करना चाह रहे हैं साथ में मिलकर। फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हमने बनाया जिसमें मतलब एशिया के तौर पे इंडिया और जापान कोलैबोरेट करेगा अफ्रीका के डेवलपमेंट में, तो इस तरह के ग्रोथ कॉरिडोर भी बना रहे हैं हम। ये क्या है, ये वर्ल्ड पार्टनरशिप दिखाता है, ग्लोबल पार्टनरशिप दिखाता है। फिर न्यूक्लियर डील हमारे बीच में साइन हुई है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखाता है। बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज हुआ है और मालाबार जैसी एक्सरसाइज में भी हम दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे बताया कि कैसे एक दूसरे की जरूरत है हमको, और अगर हमारे पास जरूरत है तो हमने किस तरह से इन जरूरतों को या तो पूरा किया है या तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हैं हमको, या हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, ठीक है। अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो आई थी, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी सिर्फ हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन तक सीमित थी, लेकिन बाद में ओवर द टाइम इसको जब फेजेस इवॉल्व हुए तब इसको जापान तक हम लेके गए, तो बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हम इसको लेके गए फॉर जापान, ठीक है। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ जापान फॉर इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड इसको कर सकते हो ऑन अ पॉजिटिव एंड। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। The long-sustained image of India as a leader of oppressed and marginalized nation has appeared on account of its newfound role on the emerging global order. Elaborate. तो देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी क्वेश्चन को बहुत घुमा के देती है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत डिफिकल्ट बना के देती है, लेकिन आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, जो लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज थी इंडिया की एज अ लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस, तो यहाँ पे पहले क्या इमेज थी इंडिया की कि ये इंडिया जो है ये जो ऑप्रेस्ड नेशन है, मार्जिनलाइज्ड नेशन है, इनका लीडर है। लेकिन अब जो इंडिया की इमेज है वो चेंज हो रही है और पुरानी इमेज डिसअपियर होकर नई इमेज बन रही है, और ये इमेज किसकी है, न्यू फाउंड रोल इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ग्लोबल ऑर्डर में क्या एक इमर्जिंग रोल है इंडिया का, इस फॉर्म में इंडिया को अब दिखा जा रहा है। तो आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, देखो इसमें आपको इलेबोरेट करना है, आप कोशिश करो इसमें एग्जांपल्स दो। तो आप इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, इसमें आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझाओगे, सब्सटैंशिएट करोगे। कैसे, आप यहाँ पे बताओगे कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, फॉरेन पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, देयर आर मेनी कंसिडरेशंस व्हिच मेक द फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी इसीलिए काफी ज्यादा शिफ्ट हुई है, ठीक है। पहले कुछ और एलिमेंट्स को हम फॉलो करते थे, अब हम कुछ और एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही अभी एलिमेंट्स ऑफ ब्रेक आए हैं। क्या एलिमेंट्स ऑफ ब्रेक है, यानी कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है। पहले हम क्या करते थे, पहले हमारा इंटरेस्ट था कलेक्टिव इंटरेस्ट पे, ठीक है। हम बात करते थे इक्वालिटी की, इक्विटी की, जस्टिस की, कलेक्टिव जस्टिस की, इंटीग्रेशन की, ये सारी बातें करते थे। तो ये काफी आइडियलिस्टिक
बातें होती थी, ठीक है, जिसके कारण हमको काफी नुकसान भी हुआ है पहले, उसके बाद हमने सीखा है उससे। लेकिन अब हमारा जो शिफ्ट है, जो प्रायोरिटी है, वो नेशनल इंटरेस्ट हो गया है। तो वी हैव प्रायोरिटाइज्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट ओवर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एंड दिस शोज प्रैग्मेटिज्म ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये प्रैग्मेटिज्म या रियलिज्म है, ठीक है, जो ये दिख रहा है। उसके बाद बॉडी की मैं बात करूं तो बॉडी में आप बताओगे कि किस तरह से पहले क्या इमेज थी और अब क्या इमेज है। तो अगर आप बताओगे कि इंडिया पहले किस तरह से लीडर हुआ करता था ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस का, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देके बताओगे कि कैसे आप बोल सकते हो कि वो ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड नेशंस का यहाँ पे लीडर हुआ करता था। तो पहले नाम हमने फाउंड किया था, इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज हु फाउंडेड नाम, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यहाँ पे हमने इसको फाउंड किया था। तो यहाँ पे हम ये जो नाम है इसमें मेजरली वही कंट्रीज थी जो ऑप्रेस्ड थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया था। G77 भी सारी डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा हमारा यूएसएसआर की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद हमको यूएसएसआर का ऐसा लगता था कि यूएसएसआर हमारे साथ बैठा है, अगर कुछ भी दिक्कत होगी यूएसएसआर संभाल लेगा। तो वी वर नॉट एबल टू अचीव आवर पोटेंशियल बिकॉज वी थॉट दैट यूएसएसआर विल एक्ट एज अ शील्ड, ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके कारण यूएसएसआर के कारण हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी उतनी नहीं थी, क्योंकि यूएसएसआर जैसा बोलेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। तो हमारी खुद की ऑटोनॉमी भी नहीं थी। तो ऐसा माना जाता था कि इंडिया इज जस्ट अ मार्जिनलाइज्ड नेशन और इनका लीडर है वो, बस ऐसा माना जाता था। अब इंडिया के लिए परसेप्शन बदल गया है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया को अब नए ग्लोबल ऑर्डर में नए तरीके से देखा जा रहा है। कैसे? देखो, यूएसएसआर जब कोलैप्स हुआ, जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, जब उस टाइम पे हमारे हेल्प के लिए कोई नहीं था, ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, तब जाके हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमने किया, और इसके बाद इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई, और उसके बाद हमारे रिलेशनशिप्स भी सुधरे, हमने फॉरेन पॉलिसी भी अपनी चेंज की, हम थोड़ा प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़े, रियलिज्म की तरफ बढ़े, और उससे हमारी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी भी सुधरी, जिसके कारण अब इंडिया को अलग नजरिए से देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो हमने यहाँ पे अफ्रीका में इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ पे हमने अपने लिए अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सेंट्रल एशिया में इन्वेस्ट किया, सिक्योर की ऑयल फील्ड्स को। इसराइल में हमने आर्म्स मार्केट में बनाया, आर्म्स मार्केट क्रिएट किया इसराइल के जो वेपन है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हमने की फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कलेक्टिविटी का जो चीज थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से हम नॉन अलाइनमेंट से लेकर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ गए। मतलब हम उसका साथ देंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। मतलब देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फोर्स, व्हाट इज परमानेंट इज जस्ट योर नेशनल इंटरेस्ट। इस चीज को हमने समझ लिया और हमने इसको फॉलो किया। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे दो देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ ब्रेक बट देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑल्सो। लाइक हमने ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, हम आज भी रीजनल पावर हाउस की तरह एक्ट कर सकते हैं अपने एशिया रीजन के, ठीक है। और ये कैसे कर सकते हैं? जिन भी लोगों को जरूरत है, जिन भी कंट्रीज को हमारी जरूरत है, वी कैन एक्ट एज एन एड टू देम। जैसे कि कोविड के टाइम पे हमने काफी सारी कंट्रीज थी हमारे आसपास की जिनको वैक्सीन पहुंचाई, जिनको ड्रग्स पहुंचाए, जिनको टेस्टिंग किट्स पहुंचाई, जिसको ह्यूमन एड पहुंचाया, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया। तो ये चीज हम करते आए हैं, ठीक है। एंड वी स्टिल बिलीव इन पंचशील सिद्धांत और पंचशील प्रिंसिपल्स और गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल नॉन अग्रेशन ऑफ कलेक्टिव वेलबींग, ठीक है। तो ये चीज हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बैलेंसिंग करना है, ठीक है, इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट को भी साथ में लेके चलना है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी साथ में लेके चलना है, जो अब हम कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव शिफ्टेड कि हमारी प्रायोरिटी अब हमको यहाँ पे किसी का भी दूसरों को यहाँ पे देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करनी है, हमको अपने अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरे आंसर को एड्रेस कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप ये भी दे सकते हो जब आप ये बता रहे हो कि नए ऑर्डर में कैसे हम ढल रहे हैं। तो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप अब थोड़ी चेंज हुई है। पहले यूएस के साथ हम दब के रहते थे, अब नहीं रहते। इंडिया चाइना की रिलेशनशिप अलग हुई है। पहले चाइना हमको डरा के रखता था, 1962 के वॉर के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था, लेकिन नाउ वी आर एबल टू कन्फ्रंट देम। हमने अभी अभी रिसेंटली लद्दाख में किया, उससे पहले डोकलाम में भी किया था, ठीक है। इसके साथ हमने इसराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश किए हैं। पहले हम बहुत ज्यादा आइडियलिज्म में थे, तो हमने 1992 तक तो कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं करे। बाद में हमको अक्ल आई और हमने इसराइल के साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, ठीक है। उसके अलावा हम अभी भी अच्छा कर रहे हैं इन सेक्टर्स ऑफ स्पेस, इन सेक्टर ऑफ आईटी, इन सेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर, इन सेक्टर ऑफ कंप्यूटर्स, इन सब में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेडिसिन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारा जो फोकस है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे है rather देन कलेक्टिव वेलबींग, ओके। तो ये चीज आप इसको यहाँ पर एड्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट इशू है इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इजराइल के साथ हमारे जो रिलेशन है उनमें काफी डेप्थ और डाइवर्सिटी है और इनको आप रोल बैक नहीं कर सकते। इसको डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इंडिया और इजराइल के रिलेशन का बैकग्राउंड बताओगे। बैकग्राउंड के तौर पर आप क्या बताओगे कि इंडिया वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, इंडिया मानता था कि पैलेस्टाइन का ही पूरा है सब और इजराइल के साथ वो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करता था। इंडिया उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था इजराइल को। लेकिन इजराइल के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया वाज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। एंड अगर इंडिया का रिकॉग्निशन मिल जाता है तो इजराइल को एक तरह से एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का रिकॉग्निशन मिल गया। सो इजराइल कैन ऑल्सो गेट इट्स रिकॉग्निशन फ्रॉम द होल ग्लोब। ठीक है, तो ये इशू था। लेकिन बाद में चल के 1992 में हमको ये समझ आया कि हमको इजराइल के साथ अपना अलग रिलेशन बनाना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आवर रिलेशन इज विद पैलेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड और पास्ट आप समझाओगे कि किस तरह से हम आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ बढ़े। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हमको समझ आया कि हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा, यूएसएसआर भी कोलैप्स हो चुका है। तो अब हमको अपने जो इंटरेस्ट है, अपना जो नजरिया है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इसलिए हम यहाँ पे इजराइल के साथ फिर हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करे। ठीक है, बॉडी में आप बताओगे कि क्या इंडिया के रिलेशन है अभी इजराइल के साथ, क्या एफर्ट्स हम दोनों ने करे हैं इसके लिए। जैसे कि इंडिया की रिलेशनशिप इजराइल के साथ वाटर मैनेजमेंट में है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में है, उसके बाद मेडिसिन में है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस सेक्टर में है, उसके बाद यहाँ पे डिफेंस में है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप्स हैं। कल्चर के तौर में भी, डायस्पोरा के तौर पे भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है, जैसे कि आपको पता होगा अभी पिगासस वायरस के बारे में। पिगासस वायरस जो आ गया था, स्पाईवेयर था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये इजराइल की एक कंपनी थी जहां से ये आया है। तो ये एक इशू हो गया कि क्या इजराइल हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें जानबूझ के भेज रहा है। दूसरी चीज ये कि इजराइल और पैलेस्टाइन का एक इशू है जो हिस्टोरिकल इशू है और इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हालांकि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये कहा है कि हम यहाँ पे डीहाइफनेशन करेंगे ऑफ इंडिया पैलेस्टाइन इशू, सॉरी इजराइल पैलेस्टाइन इशू, यानी कि हमारा पैलेस्टाइन के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो अलग है, इंडिपेंडेंट है इजराइल के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उससे। ठीक है, लेकिन ये बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, ये एक इशू है। तीसरा इशू भी है। तीसरा इशू ये है कि यहाँ पर ट्रेड जो हमारा पोटेंशियल है इंडिया और इजराइल का आपस में ट्रेड करने का उतना। वापस आते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पे पावर कट हो गया था तो एकदम सब डिस्ट्रप्शन हो गया। वापस कंटिन्यू करते हैं। देखो चैलेंजेस में क्या चैलेंजेस हमारे पास थे, एक तो हमने देखा पिगासस वाला। उसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस जितना पोटेंशियल है उतना हम यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा चैलेंज है कनेक्टिविटी का, कि यहाँ पे कनेक्टिविटी की हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक्स को हम इतना यहाँ पे एनहांस नहीं कर पाए हैं कि हम दोनों यहाँ पे कनेक्टिविटी के इशू को रिजोल्व कर सकें। उसके बाद पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी कम है। हालांकि हमारी यहाँ पे जो डायस्पोरा है वो है, यहाँ पे हमारी सॉफ्ट पावर है, लेकिन फिर भी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे काम किया जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि इंक्रीजिंग एंगेजमेंट वाया इन्वेस्टमेंट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इन व्हाट टर्म्स, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन फील्ड ऑफ कल्चर, इन फील्ड ऑफ सोशल सेक्टर ऑल्सो, सो दैट आपकी डायस्पोरा भी स्ट्रांग हो और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे बने विद इजराइल। ठीक है, तो ये छोटा सा इशू था, इसको देखा हमने एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ तक हमारे सारे हो गए। ये एक क्वेश्चन बचा है यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो देखो, इन व्हाट वेज वुड यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू इट्स सिचुएशन। तो किस तरह से यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी काम करेगी और किस तरह से उसने इस कंट्रोवर्सी ने इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट किया है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि किस तरह से इंडिया को रिस्पॉन्ड करना चाहिए सिचुएशन का, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे ये हमको समझना जरूरी है कि यहाँ पे पहली चीज पूछी गई है यूएस ईरान नेशनल न्यूक्लियर पैक्ट के बारे में। पहली चीज ये है और पहला एलिमेंट ये है इस क्वेश्चन का, और दूसरा एलिमेंट या दूसरा सब पार्ट ये है। तो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप, कॉन्टेक्स्ट समझाओ। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझाओ। कैसे समझाओगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो कि ईरान पहले से ही न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है। ठीक है, उसने ना कोई एनपीटी पे साइन किया है ना किसी पर साइन किया है। इसको देखते हुए यूएस और बाकी कुछ कंट्रीज ने जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं प्लस ईयू एंड जर्मनी ने मिलकर यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया ईरान के साथ, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट कोऑपरेशन प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ठीक है, इस प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत ये कहा गया कि ईरान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आप ये नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर से जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शन है वो हटा देंगे।
करेंगे। मतलब आप अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हो अगर, या फिर आप उसको कम करने का वादा करते हो, रिड्यूस करने का वादा करते हो, तो हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगेंगे, हम हटा देंगे। ये डील हुई थी 2015 की डील है। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने क्या किया, इन्होंने इस डील को मानने से मना कर दिया और ये कहा कि, तो ट्रंप ने यहाँ पे ये कहा कि हम इस डील को नहीं मानते क्योंकि ये डील हमको नहीं पसंद, हमको ये इसमें ईरान फिर भी आगे बढ़ रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, इसलिए हम इस डील को नहीं मानते, और उन्होंने एकदम यूनिलेटरली इसमें से विड्रॉ कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर सैंक्शन भी लगा दी ईरान के ऊपर, और ये कह दिया कि जो भी कंट्री ईरान के साथ यहाँ पे डील्स करती है, डिफेंस में, ट्रेड में, या कुछ भी करती है, तो उसके ऊपर भी हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, ये कहा यूएस ने। तो ये आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया इंट्रोडक्शन में। बॉडी में आप बताओगे कि इस यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के ऊपर, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे अफेक्ट होंगे। कैसे कि हमारे ईरान के साथ अच्छी खासी डील्स होती हैं, यहाँ पे हमारा काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड चलता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल भी है। कैसे कि हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ईरान में, सो दैट हम यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, उसको कैटर कर सकें, उसको काउंटर कर सकें, ठीक है। और हमारा जो अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया है वहां तक हमारी कनेक्टिविटी बन सके, इस एम से हमने किया था। हालांकि तो अफगानिस्तान तक हमारे जाने का कोई सेंस नहीं बनता, चाबहार के थ्रू तालिबान आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। अगर हम ईरान के साथ ये भी बंद कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे, तो ये कैसे डेवलप होगा चाबहार, और हमारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एनर्जी के टर्म्स में भी अगर आप देखो तो यहाँ से हमको ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है। लगभग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है ये ईरान हमारे लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर सैंक्शंस लगने के डर से हम इनके साथ रिलेशनशिप्स में दूरी बना लें, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा। इसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है कि अगर हम यूएस की इसी तरह से हर चीज में बात मानते रहे तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ गई। हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्री होने चाहिए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकें जिस अकॉर्डिंग हमारा नेशनल इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कैसे काम कर पाएंगे प्रॉपर्ली, ये भी एक इशू है। इसके अलावा टेररिज्म का एक इशू है। टेररिज्म कैसे इशू है कि क्योंकि ईरान में यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है अगर, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और ये जो एरिया है वो ऑलरेडी वल्नरेबल है टूवर्ड्स टेररिज्म। इसकी बॉर्डर्स लगती है विथ पाकिस्तान, विथ अफगानिस्तान, तो ये ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से टेररिज्म हमारे देश तक भी आ सकता है, तो ये एक इशू है। फिर डायस्पोरा, हमारी डायस्पोरा वहां पे है, अगर हम इनके साथ अपने रिलेशन तोड़ते हैं तो हमारे डायस्पोरा का क्या होगा, उनकी लाइफ भी तो स्टेक पे आ गई, तो ये इशू है। ये तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे लिखना भूल गई, देखो सेकेंड पार्ट भी आपको इसका एड्रेस करना है कि हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्स, तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया को यहाँ पे बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप विद यूएस एज वेल एज विद ईरान, ओके। पहली चीज ये। दूसरी चीज, इंडिया को यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर कर देना पड़ेगा कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हम इसमें से पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकते ईरान में से, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि हमको यहाँ पे उनके राइट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर वो पूरी डील को प्रॉपर्ली मान रहे थे, इनफैक्ट आप मानोगे कि ये जो डील थी, जेसीपीओए जो डील थी जिसको ट्रंप ने विड्रॉ कर दिया, ट्रंप ने इसमें से, लेकिन बाकी कंट्रीज जो इस डील का हिस्सा थी वो अभी भी इस डील को फॉलो करना चाहती हैं। मतलब कि ईरान इसको फॉलो कर रहा था क्योंकि बाकी कंट्रीज इसको फॉलो करना क्यों चाहेंगे, नहीं तो यहाँ पे ये इशू है कि ईरान जब इस डील को फॉलो कर रहा था तो अब वो पीसफुल तरह से यूज कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स को, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उसका हक तो उसके पास है। तो हमको इस चीज को सपोर्ट करते हुए ये दिखाना चाहिए कि हम अपनी तरफ से स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी हमको यहाँ पे प्यारी है, और साथ में हम यूएस के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे करके चलें। जैसे कि अभी काटसा एक्ट हमारे ऊपर लग चुका होता क्योंकि हमने यहाँ से रशिया से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमने इंडिया और यूएस ने अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं। अगर यूएस इंडिया के साथ यहाँ पे कैट्सा एक्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब होने का डर है, लेकिन अगर नहीं लगाता है तो अच्छे होने का भी डर है, अच्छे हो जाएंगे, और उसके कारण हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बनी रहेगी। तो हमको यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये रिस्पॉन्स में आप लिख सकते हो, और कंक्लूजन को आप इसी तरह से पॉजिटिवली एंड कर सकते हो कि ईरान ऑल्सो
also has its right to peaceful use of nuclear energy and therefore we should respond accordingly, कि यहाँ पे इसको भी ये right है और अगर ये जो ट्रीटी है इसको फॉलो करने के लिए तैयार है then we should try to de-escalate the issue, we should try to diffuse the issue. Okay, तो ये पूरा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया. अब देखो हम अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. इससे पहले हमने बात की थी नॉन नेबर्स की, अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. तो ऑर्गेनाइजेशंस की टर्म्स में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरह से इसको आपको आंसर करना चाहिए था. ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम मिलिट्री अलायंस इन द प्रेजेंट टाइम्स डिस्कस. तो देखो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्वाड जो कि किस किस का ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ये 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है ये पहले स्टार्ट हुआ था एज अ मिलिट्री ब्लॉक, लेकिन अब ये ट्रेड ब्लॉक बन रहा है. ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिस्कस करना है आपको. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, आप यहाँ तो कॉन्टेक्स्ट बता सकते हो अगर क्वाड ने कुछ अचीवमेंट हासिल की हो, या फिर आप सिंपली क्वाड को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनफॉर्मल डायलॉग है ये बिटवीन 4 कंट्रीज और इसको इसका जो पहले, अब बस इतना सा समझा दिया आपने क्वाड बेसिकली क्या है. और क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है अपनी हेजेमनी को बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, बहुत अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज यहाँ पे ला रहा था, इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था. ठीक है, बॉडी में आप ये बता सकते हो कि क्वाड मिलिट्री अलायंस कैसे था. ठीक है, तो क्वाड मिलिट्री अलायंस इसलिए था क्योंकि जब क्वाड बना था तो उसका एम था चाइना की अग्रेसिव स्टैंस को काउंटर करना. ठीक है, दूसरा था कि यहाँ पे फ्री, ओपन और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन को स्टैब्लिश करना. और वो कैसे करते हम, चाइना को काउंटर करते, क्योंकि चाइना क्या है, हेजेमनी स्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है. तो अगर हम यहाँ पे फ्री ब्लॉक चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमको अपनी मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी. ठीक है, अभी देखो एक नया भी बना है, नया ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, नया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ऑकस. ऑकस में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह दी है यूएस ने, सो दैट ये चाइना को थोड़ा सा चमका सके. चाइना इसको बार बार आ जाता है इसकी टेरिटरी में, इसके वाटर्स में, और चाइना इसको बहुत चमकाता है ऑस्ट्रेलिया को. तो यूएस और यूके ने बोला है कि डरने की बात नहीं है, हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे. ठीक है, तो ये इसको लेकर ऑकस बना है. तो यहाँ पे इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो इंडो पैसिफिक रीजन क्योंकि यूएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को एक फ्री रीजन बनाने के लिए, ओपन प्रॉस्पेरस रीजन बनाने के लिए यहाँ पे क्वाड पहले काम कर रहा था. उसके अलावा साउथ चाइना सी जैसे जो इश्यूज है जिसमें चाइना दूसरी कंट्रीज के हक लेना चाह रहा है, छीनना चाह रहा है, उसके अगेंस्ट भी काम कर रहा था. तो कुल मिलाकर मिलिट्री ब्लॉक था जो चाइना को काउंटर करना चाहता था, चाइना के अग्रेसिव स्टैंस को काउंटर करना चाहता था. लेकिन अब ये ट्रेड ब्लॉक बन रहा है. कैसे, अब जो हमारा जो पूरा फोकस है वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहा है. हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिकली इतने डेवलप हो जाते हैं कि हम चाइना को पछाड़ दें तो हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी. ठीक है, हम यहाँ पे इंक्लूसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वाया ट्रेड ब्लॉक. ठीक है, सप्लाई चेन यहाँ पे हमारी अच्छी हो जाएगी. अगर हम यहाँ पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इन 4 कंट्रीज के बीच में बहुत सारे इकोनॉमिक पैक्ट्स, इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसके कारण यहाँ पे सप्लाई चेन अच्छी हो रही है. देखो कोविड के टाइम पे यहाँ पे सप्लाई चेन बहुत सबकी डिस्ट्रॉय हो गई थी. अब अगर ये जो इंडो पैसिफिक रीजन अच्छा स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे क्या होगा, हमारी सप्लाई चेन अच्छी हो पाएगी. इसके बाद ब्लू डॉट नेटवर्क है एक, जो कि क्या करता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है. तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क का पार्ट बन गया है क्वाड, और इसमें ये ग्लोबल नेटवर्क को, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा. इसीलिए इन सभी चीजों को देखते हुए ये एक ट्रेड ब्लॉक अब बन रहा है. समझ गए. और कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि यहाँ पे मिलिट्री कंपोनेंट को और इकोनॉमिक कंपोनेंट दोनों ही हमारे लिए जरूरी है. हम किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते पूरी तरह. तो जियो इकोनॉमिक्स भी जरूरी है, जियो पॉलिटिक्स भी जरूरी है, क्योंकि चाइना को अगर हमको कैटर करना है तो हमको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी. और चाइना इज अ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया, फॉर यूएस, फॉर जापान एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ देम. इसीलिए हमको मिलिट्री और इकोनॉमिक कंपोनेंट्स दोनों को यहाँ पे टैकल करने की जरूरत है, दोनों को एड्रेस करके चलना पड़ेगा. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि WHO का क्या रोल था, उसको आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है. क्रिटिकली एग्जामाइन, ये देखो मतलब इसमें आपको दोनों तरीके से बताने, क्या अच्छा रोल प्ले किया, क्या बुरा रोल प्ले किया, दोनों बताने हैं. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक. तो पैंडेमिक के दौरान इन्होंने क्या हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर कैसा रोल प्ले किया, ये बताना है. तो देखो दिस क्वेश्चन वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, क्योंकि कोविड चल रहा था, WHO इतना क्वेश्चंस में था, इनकी अथॉरिटी इतनी क्वेश्चंस में थी, ये कर क्या रहे हैं. तो इसको लेकर ये क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड था और आया भी. अब इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो WHO है क्या, WHO कब बना, WHO UN की कैसी बॉडी है, ये सब चीजें बता सकते हो. कॉन्टेक्स्ट आप ये दे सकती हो
कि जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पे माना जा रहा था कि WHO विल वर्क वंडर्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण WHO के अंदर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है अब वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। और दूसरी जगह ये भी है कि WHO की जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े होने लगे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक की किस तरह से उन्होंने अपना रोल निभाया उसको देखते हुए। तो बॉडी पे उसके बाद हम आते हैं कि WHO ने कैसा रोल निभाया। पहली चीज तो ये, तो अच्छी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे कि WHO के पास इतनी पावर्स हैं, क्या मैंडेट था WHO का जब हमने उसको स्टैब्लिश किया था, जब उसको फाउंड किया था। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है अमंग द कंट्रीज, ठीक है, कि अगर कोई वायरस आ रहा है तो उसमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम करता है। उसके अलावा सप्लाईज बांटता है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन करता है, उनको यहाँ पे स्किलिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे वैक्सीन का डेवलपमेंट में हेल्प करता है कंट्रीज की, साथ में ये कोऑर्डिनेट करता है नेशंस के बीच में, रिसर्च वर्क करता है, ये सारी चीजें करता है फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ये सारी चीजें ये करता है और जिसने करी भी है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं इस बार के स्पेसिफिक में, अगर हम बात करें कोविड पेंडेमिक को देखते हुए कुछ इश्यूज भी हैं। वो इश्यूज क्या है? पहला तो ये चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है। दूसरा कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस देखने को मिला। मतलब देखो यहाँ पे ये देखने को मिला, WHO ने क्या किया कोविड के दौरान, जब यहाँ पे पता चल चुका था कि कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, फिर भी WHO ने यहाँ पे इसको एपिडेमिक या पेंडेमिक घोषित नहीं किया और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इतनी आसानी से नहीं फैलता और ये सारी चीजें। तो एक तरह से ये भी इसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं चाइना WHO के ऊपर कि ये चाइना की तरफ थोड़ा बायस्ड था, ठीक है, और चाइना को हर तरह से इसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर WHO के जो भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको कंप्लाई नहीं किया जाता तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो इनके पास कोई टीथ ही नहीं है किस तरह से ये काम करेंगे, मतलब कोई इम्प्लीमेंटिंग इसके पास पावर्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्यूड फंडिंग देखने को मिली, यानी कि जो फंडिंग थी, जो देश मेजरली फंड कर रहे थे उनकी तरफ ये बायस देखने को मिला, पहली चीज, और ज्यादा फंडिंग इनके पास है भी नहीं। और तीसरी चौथी चीज ये कि एक्टिंग में इन्होंने बहुत स्लो काम किया, मतलब कि काम बहुत स्लो किया। जब इनको घोषित कर देना था पेंडेमिक, इन्होंने नहीं किया, काफी डिले के साथ इन्होंने काम किया, जिसके कारण कोविड ने इतना बुरा रूप ले लिया। तो यहाँ पे ये इश्यूज हैं जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, ये भी आपको बताने हैं, क्योंकि देखो क्रिटिकली एग्जामाइन लिखा है ना, तो आपने पहले तो ये बता दिया कि पॉजिटिव रोल क्या आप लेके आए, और सेकंड आपने बता दिया कि इश्यूज क्या हैं इस रोल में, ठीक है। एंड में आप कंक्लूजन बताओगे, कंक्लूजन में आप ये बताओगे कि हाँ ये ऐसे सब इश्यूज हैं, लेकिन इसमें अगर रिफॉर्म्स लाए जाएं तो काम अच्छा हो सकता है। अब इसमें रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरली भी लाने की जरूरत है, और यहाँ पे फंक्शंस में भी इसके रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, फंडिंग में भी इसके रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और जो डेवलप्ड नेशंस का जो दबदबा बना हुआ है हमारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उसको हमको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ। तो यूनेस्को एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत कम कैश और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ने यहाँ पे यूनेस्को को किसी हालत, मतलब किसी लायक नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है यूनेस्को। तो डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ यूएस विड्रॉवल एंड इट्स एक्यूजेशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बायस। तो देखो, सबसे पहले समझो कि ये क्वेश्चन आया क्यों 2019 में। क्या हुआ था, इसी से एक साल पहले क्या हुआ था, इजराइल के साथ यहाँ पे पैलेस्टाइन को भी ना सिर्फ यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, बल्कि पैलेस्टाइन की एक जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो इजराइल तो भड़का ही भड़का, ज्यूज की बहुत बड़ी लॉबी है यूएस में, ठीक है, और यूएस का बहुत बड़ा अलाय है इजराइल। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने इजराइल के साथ यहाँ पे यूएस ने इसको छोड़ दिया, यूनेस्को से वो विड्रॉ कर दिया। और ये क्या था, जो मेजर यूएस जो है वो मेजर फंडिंग सोर्स था यूनेस्को का, लगभग $82 मिलियन यहाँ पे ड्यू थे जो यूएस देने वाला था यूनेस्को को। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे ड्यू ही रह गया, तो यूनेस्को के पास फंडिंग भी नहीं बची, और क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि यूनेस्को जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम भूल चुका है, कैसे करे काम, फंडिंग भी नहीं है, लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सारे इश्यूज हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज हुई थी, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे, सबसे पहले यूनेस्को के बारे में बताओगे कि यूनेस्को कैसी बॉडी है, कब बनी थी, क्या इसका मैंडेट है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है 3 डायमेंशंस में, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल, ये 3 डायमेंशंस में डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, वाटर सिक्योरिटी के लिए प्रोग्राम्स चलाए, बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रोग्राम चलाए, ये सारी चीजें करी है। तो यूनेस्को इज वर्किंग वेरी गुड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझाना है, क्योंकि यूएस ने सडनली विड्रॉ कर दिया, तो यूएस की जो फंडिंग आने वाली थी वो रुक गई, और जिसके कारण
अब यूनेस्को के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, इट हैज टू कॉम्प्रोमाइज विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इसलिए यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है। ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा, फिर बॉडी में आप बैकग्राउंड बताओगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा ये क्यों हुआ, ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। क्या हुआ था कि यूनेस्को ने लगभग 2011 में यहाँ पे पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के साथ ही यूएस थोड़ा भड़क गया था उसी समय पे, लेकिन अभी उसके बाद कंटिन्यूसली रिलेशंस अच्छे बने हुए थे पैलेस्टाइन और यूनेस्को के बीच में। 2018 में क्या हुआ, पैलेस्टाइन की एक जगह को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। तो इसको देखकर यूएस और भड़क गया और यूएस ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया यूनेस्को से ही। इसके कारण यहाँ पे फंडिंग जो थी 82 मिलियन डॉलर्स की, जैसे कि मैंने बताया, ये रुक गई और इसके कारण फंडिंग रुकने के कारण काफी ज्यादा इम्प्लीकेशंस झेलने पड़े यूनेस्को को। तो ये देखो कि ये क्या दिखा रहा है, ये जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही है, ठीक है। पहली चीज तो ये, और एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो पूरा रिजोल्यूशन आया था कि क्या हमको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसकी घोषित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लगभग सिर्फ 14 कंट्रीज थी जिन्होंने मना किया था, उसमें से एक यूएस थी और दूसरी इसराइल थी। तो आप समझ सकते हो कि मेजरली मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज ये चाहती थी कि पैलेस्टाइन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी जो साइट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले। तो मेजोरिटी के ना सुन के सिर्फ एक कंट्री ने विड्रॉ कर दिया तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हिल गई, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, फंडिंग का इम्पैक्ट पड़ा। फंडिंग नहीं थी तो काम कैसे होगा, इसके कारण कई सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए, कई सारे स्टाफ को यहाँ पे निकालना पड़ा, जो बड़े बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स थे, उनको यहाँ पे निकालना पड़ा। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे सफर हो रहा है, कैसे, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट के लिए भी तो ये काम करती है ना, तो एनवायरमेंट भी यहाँ पे सफर हो रहा है, ठीक है। और अब जब क्लाइमेट चेंज को हमको इस तरह से टैकल करने की जरूरत है, जब हमने देखा COP26 हुआ अभी रिसेंटली, तो हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज्यादा पीक पे है। अब जब जरूरत है कोलैबोरेशन की, तो ये हम छोटे पिटी इश्यूज को, पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज को सामने लाके ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो दुर्दशा कर रहे हैं वो सही नहीं है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको उल्टा हमको यूज करना चाहिए अभी के टाइम पे कोलैबोरेशन के लिए फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज लाइक इश्यूज, ठीक है। तो ये चीज हमको करनी चाहिए। कंक्लूजन पे आप ये बता सकते हो कि हमको अभी इश्यूज को टैकल करने की जरूरत है, इसके लिए हमको कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें जो डोमिनेंट रोल है ना बड़ी कंट्रीज का, जैसे यूएस, रशिया, यूके, इनका जो रोल है, इनको हमको थोड़ा कम करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको मल्टीलेटरल और इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है, ठीक है। कि एकदम ऐसा ना हो कि कोई भी एक कंट्री छोड़े उस ऑर्गेनाइजेशन को तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं की ना रहे, ठीक है। तो इस चीज को टैकल करने की जरूरत है। पॉलिटिक जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको हमको साइड में करके जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो हमारे सभी के कॉमन गोल्स हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, रिफॉर्म्स करना चाहिए और डीपॉलिटिसाइजेशन की तरफ हमको इसमें बढ़ना चाहिए आगे। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा आज का क्वेश्चन है, what are the key areas of reform if WTO has to survive in the present context of trade war, especially keeping in the mind the interest of India? तो WTO में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है अगर उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में सर्वाइव करना है, तो ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। और इसमें यहाँ पे एक बड़ा कीवर्ड है ट्रेड वॉर, ठीक है। तो आपको पता है यूएस और चाइना के बीच में किस तरह की ट्रेड वॉर चल रही है, इंडिया के इंटरेस्ट कितने ज्यादा स्टेक पे हैं, क्योंकि इंडिया की कुछ भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया, उस पे आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन राइट्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं ट्रेड वॉर को लेकर। तो इसमें WTO में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप WTO को समझाओगे कि WTO कब बना, कैसे बना, किसको रिप्लेस करके बना, इसका मैंडेट क्या था। तो देखो इसका मैंडेट ये था कि यहाँ पे हम चाहते थे इकोनॉमीज को लिबरलाइज करना, ट्रेड को लिबरलाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाहते हम ये थे, लेकिन हुआ कैसा, ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत बहुत सारे गलत फायदे उठाए जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ WTO, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट दोगे कि ट्रेड वॉर चल रही है, इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दोगे। बॉडी में आप बताओगे कि क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, और यहाँ पे आपको इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट लेना है और ट्रेड वॉर का भी कॉन्टेक्स्ट लेना है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि चाइना की जो टैरिफ मैनिपुलेशन है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, WTO के रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता। मतलब चाइना इन लूप होल्स का फायदा उठा के डंप करती है अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में, जहां जिसके कारण जो दूसरी कंट्रीज है उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और इसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज भी नहीं लगा पाता क्योंकि WTO ने मना करके रखा है, WTO के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये चाइना का टैरिफ मैनिपुलेशन जो है इसको हमको सुधारने की जरूरत है, इसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाने की जरूरत है WTO में। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। तीसरा, यहाँ पे टाइम फ्रेम्स होनी चाहिए, टाइम फ्रेम्स को कम करने की जरूरत है। इतने लंबे
लंबे टाइम फ्रेम्स के यहाँ पे प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। चौथा, यहाँ पे एक परमानेंट पैनल बॉडी बनानी चाहिए। पांचवा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि दोनों की जो सिचुएशन है, इकोनॉमीज है, वो अलग अलग है, तो दोनों के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेड है, गुड्स मेजरली जो WTO है वो WTO जो है ये मेजरली डील्स विद द ट्रेड ऑफ गुड्स। यहाँ पे सर्विसेज पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इंडिया, आपको पता है इंडिया मेजर हब किसका है, सर्विस प्रोवाइडर है ना इंडिया, ज्यादातर इंडिया के पास जो सरप्लस है वो सर्विसेज में ही है। तो इसीलिए इंडिया की इस चीज को भी यहाँ पे टैकल करने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे सर्विसेज का भी एक प्रोविजन इंक्लूड किया जाए। उसके बाद इसको इंक्लूसिव बनाया जाए कि सिर्फ डोमिनेंट कंट्रीज, जो सिर्फ बड़ी कंट्रीज है वो डोमिनेट ना करें, इंक्लूसिव हो, यानी कि सभी के इक्वल स्टेक्स हो। उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ग्रीवेंस सेटलमेंट के लिए अलग से कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, ठीक है, जिसको स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके अलावा ट्रेड कॉस्ट को रिड्यूस करने की यहाँ पे हमको जरूरत है। ये कुछ मैंने आपको रिफॉर्म्स बताए, इसके अलावा भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू शेयर द कंटेंट विथ यू, आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन आप एक पॉजिटिव एंड पे दे सकते हो कि हमें इंडिया के लिए, इंडिया देखो, इंडिया जो है आज की डेट में टॉप इकोनॉमीज में आ रहा है। लगभग 40% हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से एक्सटर्नल सेक्टर पे डिपेंड करती है। और एक्सटर्नल सेक्टर पे क्योंकि ये डिपेंड करती है, और अगर हमको ग्रोथ बढ़ानी, अपनी GDP ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो हमको इस सेक्टर पे भी काम करना पड़ेगा। इस सेक्टर पे काम करने के लिए हमको एक फीजेबल, एक फेवरेबल एनवायरमेंट चाहिए, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, और वो हमको मिल सकता है अगर हम ये रिफॉर्म्स ले आते हैं WTO में। तो हमको बाकी कंट्रीज को भी यहाँ पे कन्विंस करना चाहिए इस रिफॉर्म्स को लाने के लिए इन WTO। ओके, तो ये पूरा इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो UN इकोसॉक कि क्या फंक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन बताओ और इसके अलावा मेन फंक्शनल कमीशंस बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। इंट्रोडक्शन आप दे दोगे कि UN इकोसॉक है क्या, किस चीज के लिए काम करती है, इसके बाद मैंडेट क्या है इसका, और फॉर्मेशन क्या है इसकी, ठीक है, तो ये चीजें आप बताओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आप बताओगे कि क्या क्या फंक्शंस है इसके, जैसे कि 3 डायमेंशंस में सोचती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, SDG के 3 डायमेंशंस में सोचती है ये, ठीक है। अच्छा, जो मैं यूनेस्को की बात कर रही थी उसमें भी मैंने ये बताया था, उसमें मेजरली मोर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें एजुकेशन, साइंस, कल्चर और एनवायरमेंट, इन सभी को यहाँ पे लिया जाता है इन कंसिडरेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिबेट, इनोवेटिव थिंकिंग, इन सब चीजों की भी यहाँ पे कोशिश होती है कि यहाँ पे डिबेट हो सके रिगार्डिंग दीज SDG गोल्स। उसके बाद इनोवेटिव थिंकिंग हो सके, कंसेंसस डेवलप हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके अमंग द कंट्रीज, ठीक है, जो भी गोल्स हैं उसको लेकर। इसके बाद यहाँ पे फॉलो अप हो सके, जो भी UN के कॉन्फ्रेंसेज या समिट्स हुए हैं उसको फॉलो अप कर सके हम थ्रू दीज यूनेस्को समिट्स। ओके, इसके अलावा फंक्शनल कमिटीज के बारे में देखो, आपको पता होगा तो आप लिख पाओगे, नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कई सारी कमीशन बनाए गए हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे स्टैटिस्टिकल है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है, फिर सोशल डेवलपमेंट है, स्टेटस ऑफ विमेन है, नार्कोटिक ड्रग्स है, साइंस टेक है, उसके बाद अलावा फॉरेस्ट है। ये सब जो है अलग अलग कमीशन है, इन सेक्टर्स के लिए काम करते हैं अंडर यूनेस्को। तो ये बहुत अलग चीज नहीं, ये आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। कंक्लूजन में आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि यूनेस्को आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है। जब क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हमारे आसपास घिरे हुए हैं, जब अर्बन हीट आइलैंड जैसे फिनोमेना है, जब इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उस टाइम पे UN इकोसॉक की कितनी इंपॉर्टेंस है फॉर ऑल द सेक्टर्स। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको एंड कर सकते हो और ये बता सकते हो कि किस तरह से इसके फंक्शंस हमारे पूरे वर्ल्ड को अच्छी जगह पे लेके जा सकते हैं। दे कैन मेक अस अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन, ठीक है, तो अगर प्रॉपर्ली फॉलो होते हैं, अगर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस किया है हमने, साथ में हमने इसके आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सिलेबस क्या होना चाहिए, उसके बाद सोर्सेस क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने होलिस्टिकली यहाँ पे डिस्कस किया है। ट्रेंड क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना चाहिए, पैरा में लिखना चाहिए, कहाँ पे आपको मैप यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फीडबैक में इन द कॉमेंट सेक्शन यहाँ पे बता सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।